हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में मैं आप लोगों को 10 से 12 जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यूज हैं उसका अध्ययन कराऊंगा। इसके बाद वाली क्लास में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं और पीवाईक्यू हैं उसका भी अध्ययन कराऊंगा। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो क्वेश्चन देखिए, आप लोग की जो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को अध्ययन कराया है, जो चीज़ों को पढ़ाया है उनसे रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों को वो सब क्लासेस अच्छे तरीके से याद होंगी तो इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एमसीक्यूज हैं, ये पीवाईक्यू हैं, वो किस प्रकार से हैं और इनको आपको कैसे सॉल्व करना है और इनका कैसे प्रैक्टिस करना है, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके बाद आपको पता भी चल जाएगा कि आपके इस हायर एजुकेशन वाले यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। देखिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार रखें। यानी आपको 5 यूनिवर्सिटीज का नाम दिया गया है और इन 5 यूनिवर्सिटीज को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार रखना है। यानी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद फिर किसकी हुई, तो इस तरह से आपको इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा विश्वविद्यालय। दूसरा दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तीसरा दिया है नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर विश्वविद्यालय। चौथा दिया है आंध्र यूनिवर्सिटी, आंध्र विश्वविद्यालय। और पांचवा दिया है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसमें हम लोग को यह देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्थापित हो। ठीक है, अब देखिए आपका इसका ऑप्शन कैसे दिया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि BCAED, यानी सबसे पहले कौन से स्थापित हुई है, इसमें कह रहा है कि बी। अभी हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका EBCDA, यानी इसमें कह रहा है पहले वाले में देखिए क्या कह रहा था कि बी, उसके बाद सी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय, उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद आंध्र विश्वविद्यालय। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है EBC, यानी ई का मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहले, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय, उसके बाद देखिए आंध्र विश्वविद्यालय और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय। तीसरा सी ऑप्शन में देखिए सी में क्या दिया गया कि CDAEB, यानी सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि नागपुर विश्वविद्यालय का गठन हुआ। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आंध्र विश्वविद्यालय का गठन हुआ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि आगरा विश्वविद्यालय बना। उसके बाद कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय बना और फिर कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है AEBDC, यानी पहले इसमें दिया गया कि आगरा विश्वविद्यालय, दूसरा दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय और चौथा दिया गया है आंध्र विश्वविद्यालय, पांचवा दिया गया है नागपुर विश्वविद्यालय। तो देखिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी पिछला क्लास याद होगा तो मैंने ब्रिटिश काल में स्थापित किए गए बहुत महत्वपूर्ण पहले 3 विश्वविद्यालयों के नाम के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने क्या कहा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय जो है भारत में सबसे पहले 1857 में स्थापित किए गए थे और ये जो है लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अपने देश में स्थापित किए गए और ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर स्थापित किए गए थे। अब इसमें देखिए क्या है, ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय जब मैंने कहा था कि सबसे पहले स्थापित किए गए थे, इसका मतलब क्या है, ये 1857 में किया गया था। तो 1857 में जब किया गया तो सबसे पहले ये होगा, यानी इस ऑप्शन में देखिए जो ई वाला ऑप्शन है सबसे पहले जहां होगा वही आपका राइट। देखिए इसमें किसी एक को केवल पकड़ लेने से आपका राइट आंसर निकल जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें चारों ऑप्शन में
केवल एक ही ऑप्शन में ई दिया हुआ है, यानी इसका उत्तर बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने क्या किया है कि जितने भी विश्वविद्यालय आपके इस क्वेश्चन में दिए थे उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट डेट मैंने लिख दी है। अब देखिए आंसर हम लोग का क्या आया, बी। अब देखिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनका आप लोग एस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखिएगा, इसको ध्यान, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन मान लीजिए कि चेंज करके पूछ लिया जाए तो आपको उसका क्रोनोलॉजी याद रहना चाहिए। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है सबसे पहले 1857 में बना था। इसके बाद देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर विश्वविद्यालय देखिए 1923 में, फिर उसके बाद देखिए आंध्र विश्वविद्यालय 1926 में, और आगरा विश्वविद्यालय जो है 1927 में। तो आपका राइट आंसर क्या था, बी, यानी इस क्रोनोलॉजी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालयों में प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का बहुत आदान प्रदान हुआ। यानी यहाँ पे 4 प्राचीन विश्वविद्यालयों का नाम दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों विश्वविद्यालयों में ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनके अधीन 6 कॉलेज। देखिए जैसे आजकल बहुत से यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज होते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय किन विश्वविद्यालय में कॉलेज संबंधित थे, और वो 6 कॉलेज थे। तो 6 कॉलेज संबंधित थे। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, श्री धान्य कटक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नालंदा, तीसरा दिया गया है तक्षशिला, और चौथा दिया गया है विक्रमशिला। अब देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, ए एंड बी ओनली, यानी केवल ए और बी, यानी पहला दिया है श्री धान्य कटक और नालंदा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि बी एंड डी ओनली, यानी केवल बी और डी, यानी नालंदा और तक्षशिला। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया गया है सी एंड डी ओनली, यानी तक्षशिला और विक्रमशिला। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए एंड डी ओनली, केवल ए और डी। ए का मतलब यानी धान्य कटक और विक्रमशिला। तो देखिए इसमें आपका जो श्री धान्य कटक है ये आंध्र प्रदेश में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और ये अमरावती नामक स्थान पर स्थित था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित था। तक्षशिला देखिए वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले अपने देश में स्थित था, यानी ये रावलपिंडी के पास स्थित है। और विक्रमशिला देखिए कहां पर है, बिहार में ही है, भागलपुर। तो ये अपने अलग अलग स्थानों के आधार पर मैंने बता दिया कि कौन कौन से कहां पर स्थित है। अब देखिए हम लोग को पूछा जा रहा है कि कौन से विश्वविद्यालय से अधीन 6 कॉलेज थे। तो देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस समय बहुत प्रसिद्ध था, तो इससे संबंधित उस समय 6 कॉलेज थे। तो देखिए जिसमें हमारा ऑप्शन बी पहले दिया गया है, यानी देखिए क्या दिया गया है, ये बी वाले ऑप्शन में पहले नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया, यानी हमने नालंदा को प्राप्त कर लिया। तो नालंदा के साथ जो भी विश्वविद्यालय होगा वो इस आंसर का राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यानी पहला नालंदा हो गया और दूसरा क्या हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और दोनों ही विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्तमान बिहार राज्य। तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए प्राचीन भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में प्रत्येक के अधीन देखिए 6 कॉलेज थे और इनके बीच विचारों का बहुत आदान प्रदान भी हुआ। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के काल में 450 ईस्वी में हुई थी और यह उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी था। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए एक आवासीय विश्वविद्यालय भी था, यानी यहाँ पर हॉस्टल सुविधा थी
और यह अपने देश में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना भी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से इसका निर्माण कराया गया था। इसके बाद देखिए, इस विश्वविद्यालय को जब अपने देश में तुर्कों का आक्रमण हुआ तो जो मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार खिलजी आया था, उसने देखिए इसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना देखिए पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी, और यह बिहार प्रांत के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसके अधीन भी जो है 6 कॉलेज थे। उसके बाद फिर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को एक दूसरे के समकक्ष माना जाता है। अगला जो श्री धान्य कटक अमरावती आंध्र प्रदेश में है, इसकी स्थापना देखिए 5वीं शताब्दी में की गई थी सातवाहन शासकों के द्वारा, और इसका कोई भी कॉलेज संबंधित नहीं था। जबकि देखिए तक्षशिला दिया गया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये किसी को अभी पता नहीं है। और ये जो है कहा जाता है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी BC में स्थापित हुआ था। तो इसके बारे में अभी विद्वानों को, इतिहासकारों को कोई प्रमाण नहीं मिला। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या था, जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी आंसर बी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये जो स्टेटमेंट हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या दिया गया है। पहला कथन कि भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। यानी भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का जो वित्त पोषण है वो किस पर निर्भर करता है, संसाधनों की उपलब्धता पर। अगर संसाधन उपलब्ध रहेंगे तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, और कुछ अन्य वित्तीय संसाधनों के द्वारा, अन्य वित्तीय इनकम्स के द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा का निधियन एवं वित्तीयन भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वितीय अंगक अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाए। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतर शिक्षा का जो निधियन है, यानी वित्तीय कामकाज और जो फंड अलॉटमेंट का काम है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक द्वितीय अंग इसका है जो उच्च शिक्षा अनुदान परिषद के द्वारा नाम से जाना जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसमें अब पूछा जा रहा है आपसे कि उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। यानी यहाँ कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, सही हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या किया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट, यानी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन तो गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है कि पहला गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील देश है। तो अपने देश में किसी भी बड़े काम को करने के लिए जब संसाधन उपलब्ध रहेंगे तभी उस पर सरकार पैसे खर्च करती है। तो इसके लिए देखिए संसाधन का उपलब्ध होना और अन्य वित्तीय जो इनकम है, अन्य फाइनेंशियल इनकम्स जो हैं वो आएंगे तभी सरकार इस पर खर्च कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कथन आपका राइट है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित जितना भी फंड का काम होगा, फाइनेंसिंग का काम होगा, वो कौन करेगा, एक उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये उच्चतर शिक्षा आयोग का दूसरा अंग है। तो ये बात देखिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कहा गया है कि हायर एजुकेशन के अंडर में ये उच्च शिक्षा अनुदान परिषद का गठन किया जाएगा और इसके द्वारा जो है वित्त पोषण के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट
1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का जो वित्त पोषण है वो संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था, ये बिल्कुल सही है। देखिए अन्य निहितार्थों में देखिए क्या होता है कि सरकारी धन, स्वशासी निकायों के धन, ट्यूशन फीस, दान, शैक्षिक उपकर आदि शामिल, यानी इन सब के द्वारा जो पैसा सरकार के पास आता है, सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगाती है, खर्च करती है। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा के निधियन एवं वित्तीयन के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद बनाया जाएगी। यानी ये दूसरा अंगक नहीं होगा बल्कि वो इसके अंतर्गत आएगा और यह पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के लिए फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगा, जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित आईडीपी और इसके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। तो यानी इसके अनुसार क्या हो गया कि अतः स्पष्ट है कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ठीक है, वहां क्या दे दिया था, दूसरा अंगक, तो दूसरा अंगक न दे के यहाँ क्या दिया होता, अगर कि इसके अंतर्गत गठित किया जाएगा तब आपका वो स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन थोड़े से की वजह से ये गलत है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया, यानी इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्थापित किया गया था। तो देखिए ये मैंने आप लोगों को अभी पिछले क्लास में जो ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाया था, ओपन यूनिवर्सिटी एंड ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था इसमें तो बताया था कि अपने देश में स्थापित होने वाला सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन था, हैदराबाद, और ये कब बना था, 1982 में। यानी इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1982 में बना था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में, यानी यह जो है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थापित किया गया था। देखिए हमारा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो दोनों यूनिवर्सिटी बनी है ये इसके बाद में बनी है, यानी पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनी थी, उसके बाद फिर देखिए जो है इग्नू बना है, उसके बाद और जो है मुक्त विश्वविद्यालय बने। अब इनके बारे में देखिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देख जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो देखिए अपने देश में व्यापक तौर पे शिक्षा में सुधार करने के लिए आई थी और उसने अपने देश में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है सुझाव दिए थे। इसके अलावा इसने देखिए प्राथमिक विद्यालयों को भी बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लॉन्च किया था। अब देखिए इसी नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार करने का भी जो है सुझाव दिया गया था। तो इसमें देखिए सबसे पहले भी मैंने क्या बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी थी हैदराबाद में 1982। इसके बाद फिर देखिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय बना था 1986 में। उसके बाद यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय बना था 1989 में, और फिर कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर जो है 1996 में बना था। तो हमारा देखिए राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे कि कौन सा कब बना था, तो इससे जब आपको क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा, क्रम लगाने के लिए आएगा स्थापना से संबंधित, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए आप लोग को देखने से भी पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने जो थ्योरेटिकल क्लास में चीजें पढ़ी थी, मैंने आप लोग को अध्ययन कराया था, उनसे रिलेटेड देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दो लिस्ट दी गई। एक लिस्ट में क्या दिया गया है कि आयोग और समितियों का नाम दिया गया है, और दूसरी लिस्ट में क्या दिया गया है कि उन आयोग और समितियों का फोकस क्षेत्र क्या था। तो इन दोनों का हमको मिलान करना है, यानी कौन सा आयोग किस फोकस क्षेत्र से रिलेटेड था, यानी किसका संबंध किससे था। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सैडलर आयोग, दूसरा दिया गया हार्टोंग समिति, तीसरा दिया गया राधा कृष्णन आयोग, और चौथा दिया गया है यशपाल समिति। अब हमको इसमें से पता लगाना है, ढूंढना है कि कौन सी कमेटी, कौन सा आयोग इसमें से किस किस चीज से रिलेटेड था। देखिए पहला फोकस क्षेत्र क्या दिया गया, यूजीसी और एआईसीटी का कार्यकरण। दूसरा फोकस क्षेत्र दिया गया भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा। तीसरा दिया गया भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट, और चौथा दिया है कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। तो ये सब चीजें भी मैंने देखिए आप लोग को थ्योरेटिकल क्लासेस में कराई थी। तो सबसे पहले ऐसी चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको नोन चीज ढूंढनी होगी। देखिए इसमें सबसे जो आसान है, ढूंढने लायक चीज है, वो क्या है, सैडलर आयोग है। सैडलर आयोग देखिए किससे संबंधित था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, क्योंकि सैडलर आयोग का दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी है। तो मैंने इसका अध्ययन आपको कराया था। ये कब गठित हुआ था, 1917 ईस्वी में। तो इसमें देखिए हम लोगों ने इसको पहला जो ऑप्शन अब मिला लिया। अब इसके आधार पर देखिए हम और भी चीजों को मिलाएंगे। तो इसमें देखिए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि ए में देखिए क्या दिया गया है कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, यानी ए का 2 का करने का मतलब यहाँ दिया है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा, बी का 3 यानी भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट हार्टोग समिति को दिया गया है, सी 1 दिया है राधा कृष्ण आयोग यूजीसी और एआईसीटी का कार्यक्रम, और डी का दिया है 4। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 यानी ए का 3। तो देखिए हमारा राइट आंसर तभी मिलेगा जब ए का मैचिंग किससे होगा, 4 से होगा। उसी प्रकार देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया गया, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन बनाया गया इतना बड़ा है। आपको लगेगा देख के कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन देखिए आपने केवल एक चीज इसको अगर ढूंढ लिया जो नोन चीज है, तो उसके बाद बाकी जो है अपने आप आपको मिल जाएंगे। देखिए इसमें मैंने सबसे पहले एक चीज को जो राइट था उसको ढूंढ लिया। अब उसी के आधार पर देखिए हम पहले ये देखना प्रयास करेंगे कि हमारा ये जो राइट वाला है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में हमारा जो राइट वाला मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी किसी में नहीं दिया है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। अब इसके आधार पर देखिए हम सबको मिला ले सकते हैं। देखिए क्या होगा, ए का 4, बी का 3 यानी हार्टोग समिति भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद देखिए सी का 2 राधा कृष्णन आयोग देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है, और डी का 1 यानी यशपाल समिति जो है उसके द्वारा यूजीसी और एआईसीटी के कार्यक्रम से संबंधित सुझाव दिए गए। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सही मिलान देखिए क्या है, एक तरफ सूची है, एक तरफ फोकस क्षेत्र है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि सैडलर आयोग 1917 में गठित था और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से संबंधित था। हार्टोग समिति देखिए 1929 में गठित हुई थी, यह भारत में शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट से संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग 1948 में गठित था, यह भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। और यशपाल समिति 1993 में गठित थी, इसने यूजीसी और एआईसीटी का कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एक्सप्लेनेशन है। राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1921 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा, शिक्षा का नियंत्रण किसे अंतरित किए जाने से मिला। यानी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा कब मिला,
शिक्षा को किसे अंतरित किए जाने से मिला, शिक्षा का अधिकार किसके हाथों में दे दिया गया जिससे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा मिला। तो इसमें देखिए क्या दिया गया, 4 ऑप्शन है। पहला क्या दिया गया है, ब्रिटिश वायसराय के हाथों में। दूसरा दिया गया प्रांतों के भारतीय मंत्रियों के हाथों में। तीसरा दिया गया ईसाई मिशनरियों को। और चौथा दिया गया है यूरोप के अभिजात वर्ग, यानी यूरोप के जो एलिट वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, उनके हाथों में। तो देखिए ब्रिटिश वायसराय के हाथ में देने से भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा नहीं मिला था। ईसाई मिशनरियों ने भी भारतीय शिक्षा पद्धति को उतना ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो है अपने तरीके से धर्म का प्रचार किया और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया। अभिजात वर्ग जो थे ब्रिटिशों के, उन्होंने भी नहीं किया। तो हमारा देखिए जो राइट आंसर क्या होगा कि प्रांतों के भारतीय मंत्रियों को, जब अपने देश में प्रांत के जो भारतीय मंत्री थे उनको ये सब अधिकार दिया गया, तो उन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा दिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किए गए और असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में बल और वेग मिला। शिक्षा में व्यवहारिकता लाने की चेष्टा की गई। 1921 से नए शासन सुधार कानून के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। यानी 1921 ईस्वी में शासन में सुधार किया गया और उस सुधार के तहत कहा गया कि सभी प्रांतों की जो शिक्षा होगी वो भारतीय मंत्रियों के अधिकार में होगी। तो जिसके वजह से अपने देश में जो है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बहुत ज़्यादा बल मिला और इसका विकास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये भी देखिए क्रोनोलॉजिकल है, यूनिवर्सिटीज की स्थापना से रिलेटेड। देखिए आपको देखने से पता चल जा रहा होगा ये जो विश्वविद्यालयों की स्थापना से रिलेटेड टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए कई तरीके से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लेंथ को देख कर कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, इससे डरने से कोई नहीं होता। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और उसको समझिए। आपने क्लास में जो पढ़ा है उस चीज़ को रिमाइंड करिए, याद करिए और फिर उसमें से कोई 1-2 ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो बाकी का आपको अपने आप मिल जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया कि निम्नलिखित किन विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में ही हुई थी। यानी इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की स्थापना जो है 1916 में ही हुई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बॉम्बे विश्वविद्यालय यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। दूसरा दिया गया देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीसरा दिया गया देखिए मैसूर यूनिवर्सिटी। चौथा दिया गया देखिए SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी और पांचवा दिया देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी। तो देखिए जब मैंने आप लोगों को विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में पढ़ाया था तो मैंने देखिए बताया था कि सबसे पहले अपने देश में 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बम्बई जो है ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है 1916 में स्थापित। तो 1916 में स्थापित जो है पहला तो एक आराम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1916 में ही BHU की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। यानी हमारा पहला वाला जो है रॉन्ग हो गया और एक हमको मिल गया BHU। अब देखिए इस ऑप्शन में जो चीजें दी गई हैं उसके अनुसार ढूंढने का प्रयास करें। देखिए पहला क्या दिया गया है कि केवल A, B और C, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी देखिए हमारा क्या दिया, केवल A, B और C, इसका मतलब ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने देखिए सबसे पहले इसको ढूंढ लिया कि पहला रॉन्ग वाला कौन सा है। तो A जिस में रहेगा वो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया है, केवल B, C और D। अभी देखते हैं आगे। फिर देखिए क्या दिया है अगला ऑप्शन, केवल C, D और E। चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, केवल A, C और E, यानी A जिसमें दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 हमारे रॉन्ग हो गए। अब 2 बचे हैं। 2 बचे हैं तो जिसमें देखिए B जो है
ये हमको ढूंढना है। यानी ये कलकत्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय, सॉरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये हमारा राइट होगा। तो जिसमें देखिए हमारा इसमें से बी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें दिया है, इसमें देखिए बी नहीं दिया गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने केवल एक को ढूंढ लिया, बाकी अपने आप मिल जाएंगे। यानी हमने देखिए बीएचयू को ढूंढ लिया, तो बाकी दूसरे कौन मिल गए, मैसूर विश्वविद्यालय यानी सी, और जो है एसएनडीटी ओपन यूनिवर्सिटी। यानी हमारा देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोगों के सामने ही। अभी हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसमें आपको कि सबसे पहले जो राइट ऑप्शन है, जो हमें पता है नोन चीज है, उसको ढूंढ लिया, और जो रॉन्ग है उसको ढूंढ लिया, और फिर उसके आधार पर देखिए इन सारे ऑप्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट करके देख लिया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमको तो आंसर पता चल गया भी है। अब देखिए मैंने अभी बताया ना कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी देखिए 1857 में स्थापित हुई थी। पंजाब विश्वविद्यालय देखिए अक्टूबर 1882 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देखिए 4 फरवरी 1916 को हुआ था। एसएनडीटी वुमेन विश्वविद्यालय देखिए 5 जुलाई 1916 को हुआ था। और मैसूर विश्वविद्यालय 27 जुलाई 1916। यानी ये 3 विश्वविद्यालय जो है एक ही सन में हुए थे, केवल इनके महीने अलग अलग थे। बाकी ये दोनों जो है इनसे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो हमारा जो है राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम वर्ष 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी। तो देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बताया था कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी पद्धति से कॉलेज शुरू किया गया था, कहाँ पर, कलकत्ता में। और उस कॉलेज का नाम क्या था, हिंदू कॉलेज। ठीक है, बाद में यही कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया, अब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। लेकिन सबसे पहले कौन स्थापित हुआ था अपने देश में, तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयास से इसको स्थापित किया गया था। तो 1817 वाला जब आप लोग को जो क्लास मैंने बताया था कि सबसे पहले कॉलेज, तो उसको ढूंढेंगे। तो यानी देखिए अपने आप ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा, बहुत इजी है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, सुरेंद्रनाथ कॉलेज, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, आशुतोष मुखर्जी कॉलेज। तीसरा देखिए दिया गया है सेंट जेवियर कॉलेज, और चौथा दिया गया है हिंदू कॉलेज। तो इसमें 1817 पूछा है, तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम देखिए 1817 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शुरू हुई। इसकी देखिए स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई थी। यानी यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि भारत में जो शिक्षा का निजीकरण है वो कब शुरू हुआ। तो देखिए शिक्षा का निजीकरण तभी शुरू होगा जब अपने देश में निजीकरण की पॉलिसी अपनाई जाएगी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, कि 1992 में जब अपने देश में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, यानी जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। तो एलपीजी वाली जो पॉलिसी थी वो जब अपनाई जाएगी, उसी समय अपने देश में शिक्षा को निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले अपने देश में निजीकरण अलाउ नहीं था। तो ये जब उदार नीति अपनाई गई, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। और उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और अपने देश के वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं लोगों के कार्यकाल में ये पॉलिसी अपनाई गई। जब इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो अपने देश में शिक्षा का भी निजीकरण किया गया। तो ये पॉलिसी देखिए कब आई थी, ये पॉलिसी देखिए कब आई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं आई थी।
क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से 74 था, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए छठी पंचवर्षीय योजना जो है आई थी, ये देखिए 1969 से 74 थी। ये देखिए 1980 से 85 थी। अभी मैंने क्या बताया, 1992 में आई थी निजीकरण वाली व्यवस्था। तो ये देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब आई थी, 1992 से 97। और ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2002 से 2007 में आई थी। तो इसमें देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि ये उदारीकरण की नीति जो है 1992 से ही अपने देश में अपनाई गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए आंसर सी। अब देखिए जब अपने देश में निजीकरण की पॉलिसी अपनाई जाएगी तब ये सारी चीजें होंगी। और देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चली थी और इसी में अपने देश में जो है ये एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई, जिसको अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। ये शुरू किया गया और तब जाके शिक्षा को निजीकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए 1969 से 74, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक, तकनीकी तथा जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1948 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। यानी देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है, कितनी सारी बातें लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो चीजें पढ़ी गई हैं उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो मैंने जब आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार से उच्च शिक्षा का विकास हुआ, तो सबसे पहले मैंने 1948 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया था। और वो आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। तो ये चीजें आपको एकदम पता रहेंगी तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को एकदम आसानी से ढूंढ लेंगे। तो देखिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिए आज़ादी के पहले से संबंधित है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि वर्धा शिक्षा से संबंधित, यानी गांधी जी के समय में जो वर्धा शिक्षा योजना थी उससे संबंधित थे और इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था 1937 ईस्वी में। यानी देखिए नहीं होगा क्योंकि पूछा है 1948 ईस्वी में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1948 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, उसी के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए ये जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये देखिए 1952 ईस्वी में मुदालियर कमेटी के अध्यक्ष थे। और उसके बाद फिर देखिए जो दौलत सिंह कोठारी थे, इनकी अध्यक्षता में देखिए 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग का गठन किया गया। यानी देखिए आपका ये पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, तो देखिए कितने इजी चीजें हैं, आप अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो इन क्वेश्चंस की लेंथ को देखकर डरना नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़े रहिए और चीजों को प्रैक्टिस किए रहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिलेगा। देखिए राइट आंसर क्या है, बी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए आज़ादी के बाद देश की सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ये देखिए 4 नवंबर 1948 ईस्वी को उनका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और इन्होंने देखिए 25 अगस्त 1948 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखिए अब डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर देखिए 1952 ईस्वी में, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1964 में और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो आज़ादी के पहले से थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे।
तो इसके बारे में भी देखिए मैंने बताया था प्रथम विश्वविद्यालय आयोग जो है लॉर्ड कर्जन के समय में गठित हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय अपने देश का वायसराय था, उसी ने इस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, गुरुदास बनर्जी। दूसरा ऑप्शन दिया गया देखिए सैयद हसन बिलग्रामी। तीसरा ऑप्शन दिया गया देखिए विलियम एडम। और चौथा ऑप्शन दिया गया थॉमस रैले। तो देखिए जो ये आयोग गठित हुआ था ये थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित हुआ था। मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि इस आयोग का नाम रैले आयोग भी रखा गया था। तो देखिए हमारा ये क्या होगा, थॉमस रैले होंगे। बाकी देखिए ऑप्शन नहीं होंगे, गलत हैं। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। बाकी ये जो दो भारतीय व्यक्ति थे सैयद हसन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, इसके क्या थे, ये दोनों लोग इसके मेंबर थे, यानी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि क्या थे, सदस्य थे। बाकी ये जो विलियम एडम है ये 1830 ईस्वी में अपने देश में शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए रिपोर्ट जारी की थी। तो देखिए इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा, थॉमस रैले। बाकी ये दोनों लोग क्या थे, इसी आयोग के क्या थे, सदस्य थे, मेंबर थे, और ये दोनों लोग भारतीय थे। अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाए इसका, राइट आंसर अभी मैंने बता ही दिया आप लोग को, थॉमस रैले होंगे, यानी राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन के जो है कार्यकाल में इसका गठन हुआ था 1902 में, और इसमें जो है थॉमस रैले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए थॉमस रैले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। इसमें दो भारतीयों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसमें अपने देश में शिक्षा के लिए बहुत सारे सुधार के लिए कार्य किए गए थे, और कहा गया था कि विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें कहा गया कि अब भारतीय यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपया दिया जाएगा, 5 वर्षों तक दिया जाएगा। अब देखिए जो विलियम एडम थे इनकी रिपोर्ट देखिए बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति पर सुधार करने के लिए 1830 के दशक में यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, दस्तावेज। ठीक है, अब देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। और भी जो भी यूनिट हैं उनका भी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा, लेकिन अभी हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक क्लास और भी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। यानी यहाँ पे कुछ कॉलेज के नाम दिए गए हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में। तो आप लोगों ने देखिए हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि अपने देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो 1857 ईस्वी तक ही था। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त कर दिया गया, और भारत का शासन किसके हाथों में आ गया, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। अब ये चीज अगर आपके दिमाग में होगी, आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आराम से ढूंढ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल में। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो मैंने क्या बताया, 1857 तक था। तो इसके पहले इसी समय में पूछा जा रहा है कौन कौन से कॉलेज जो है स्थापित किए गए। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। दूसरा देखिए ऑप्शन दिया गया हिस्लोप कॉलेज नागपुर। तीसरा देखिए दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। चौथा दिया गया देखिए श्रीरामपुर कॉलेज पश्चिम बंगाल। और पांचवा दिया गया है देखिए पूना संस्कृत कॉलेज पुणे। तो देखिए जब मैंने अपने देश में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में बताया था, तो उसी के दौरान मैंने आप लोग को बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि शुरू में 2 कॉलेज अपने देश में खोले गए थे, एक कलकत्ता मदरसा और दूसरा जो है बनारस संस्कृत विद्यालय। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज खोला गया था वो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। यानी वो पहले दोनों का नाम तो इसमें नहीं है, कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत विद्यालय कॉलेज का, तो दोनों का नाम नहीं, लेकिन तीसरे वाले का नाम है। यानी हमारा देखिए
फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कब बना था, 1800 ईस्वी में बना था। ये हमारा एक मिला है। बाकी देखिए हमको अब ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, केवल ए बी और सी, केवल ए बी और सी। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, बी सी और डी, यानी बी सी और डी। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ए बी और ई, ए बी और ई। चौथा ऑप्शन देखिए दिया गया है केवल सी डी और ई। अब देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में स्थापित पहला का दो कॉलेज जो था वो तो नाम इसमें नहीं दिया गया, लेकिन तीसरा वाला दिया, यानी इस ऑप्शन में पहला यही है, यानी ये सही है। तो ये किस में है, कौन से ऑप्शन में, देखिए इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये देखिए रॉन्ग है, रॉन्ग है। ये देखिए सबसे पहले ये बना था 1800 में, तो यानी यहीं इसमें दिया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो कॉलेज है ये देखिए इसके बाद में बने थे, ऐसा नहीं है कि ये भी बने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ही शासनकाल में, लेकिन क्या है कि इसके बाद ही बने। तो सबसे पहले जो पता है हमको, नोन है, उसको हमने ढूंढ लिया। इनका हमको नहीं भी पता रहेगा तो इसके आधार पर ये मिल जाएगा। अब देखिए जब हमको ये मिल गया तो इसके बाद ये दोनों भी आराम से मिल जाएंगे, यानी डी और ई भी मिल जाएंगे, यानी ये दोनों इसके बाद में स्थापित हुए। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नवत कॉलेजों की स्थापना हुई। देखिए पहला फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 10 जुलाई 1800 को। उसके बाद देखिए श्रीरामपुर कॉलेज श्रीरामपुर में, ये भी देखिए पश्चिम बंगाल में ही है, 1818 में। और पूना संस्कृत कॉलेज जो है 1821 ईस्वी में। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन आया था डी एकदम बिल्कुल सही था। इसके अलावा देखिए जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज उसमें ऑप्शन में दिया गया था, ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। और दूसरा जो कॉलेज दिया गया था हिस्लोप कॉलेज, ये देखिए नागपुर में बना था 1883 ईस्वी में। और ये दोनों जब बने थे तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था, बल्कि किसका था, ब्रिटेन की महारानी का शासन था। तो ये दोनों ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग थे। ठीक है, तो देखिए आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हल कराया, और आप लोगों को मैंने बताया भी कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है ध्यान से, और फिर आप लोगों ने जो क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस का रिवीजन किया है, उसके आधार पर जो राइट चीज़ है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, और जो एक रॉन्ग उसी के आधार पर देखिए बाकी ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।